नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हो सकती है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में मोहन यादव कैबिनेट ने 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी करने के फॉर्मूले पर निर्णय लिया है। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पीसीसी में बड़ी बैठक 10 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें जितेंद्र भवर सिंह शामिल होंगे। आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में विधानसभा चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगा। रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। 83.49 लाख पुरुष और 9.5 लाख महिला वोटर्स है। 2.08 लाख नए वोटर्स है। 830 वोटर और 100 साल की उम्र से ज्यादा है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्टर्स के साथ सफाई दी। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत है। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है। ये सब तय प्रोटोकॉल के तहत होता है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है। 15 फरवरी को चुनाव होना है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। यहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश की राजधानी में 1.5 करोड़ वोटरों के लिए 33,000 बूथ बनाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों पर 30 मिनट तक फैक्ट्स के साथ सफाई दी है। और इस बार का जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। देखा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है और साथ ही जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही कई स्कीम भी लॉन्च की जा रही है, चाहे से वो आम आदमी पार्टी हो, उसकी तरफ से कई योजनाएं लागू की जा रही है। साथ ही कांग्रेस भी कई योजनाओं की घोषणा करने में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने, खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप गलत है। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है और यहाँ तक तय सब प्रोटोकॉल के तहत होता है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है और जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो 5 फरवरी को होगा और जो उसका रिजल्ट है वो 8 फरवरी को आएगा। और देखा जा रहा है कि इस बार जो दिल्ली विधानसभा चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला है। जैसे आम आदमी पार्टी हो, कई घोषणाएं की है और जनता को लुभाने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव में वोटर्स बढ़ाने और खास वर्ग को टारगेट करने के आरोप भी गलत है। चुनावी प्रक्रिया को खत्म करने में वक्त लगता है और ये सब तय प्रोटोकॉल के तहत होता है, जिसका काफी लंबे समय से इंतजार था। वहीं चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को इसका रिजल्ट आएगा। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की सरगर्मी तेज हो गई है और चाहे से बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जनता को लुभाने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले कई घोषणाएं की है। वहीं उन्होंने कई घोषणाओं को पूरा भी किया है और कई घोषणाएं जो उनकी है वो पूरी नहीं हो पाई है। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सचिन दहिया जुड़ गए हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि काफी लंबे समय से दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा था और आज उसका ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव
बहुत ही रोचक होएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से तीनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी, मुझे ये सबको एक प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव भाजपा और आम आदमी का है, पर चुनौती कांग्रेस के लिए है अपना अस्तित्व बचे। और क्योंकि इसलिए चुनाव को देखेंगे, आपको एक चीज समझ में आएगी कि लॉ और नगर निगम, एमसीडी, इन दोनों का परिणाम आम आदमी के हक में नहीं रहा। हालांकि नगर निगम, एमसीडी में आम आदमी फिर भी जीती, पर वोट परसेंटेज आम आदमी का कम हुआ। भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें दिल्ली में चुनाव जीत गई। ये जो वातावरण है केवल कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का रहेगा, इसलिए क्योंकि पिछले ना तो नगर निगम में, ना सभा में, ना लोकसभा में की चुनाव में कांग्रेस कहीं भी परफॉर्म करती नहीं दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तो दिल्ली राजधानी होने के बाद अति महत्वपूर्ण है कि अब की बार दिल्ली का परिणाम भाजपा के पक्ष में जाए। और वहीं आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो पंजाब और दिल्ली में ही सरकार में है, तो उनका अस्तित्व दिल्ली से शुरू हुआ था। और उसके बाद उनके लिए चुनौती है कि अपने दिल्ली को बचाए रखना। पर अगर आप जनता को देखेंगे, और अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आपने एक चीज देखा होगा कि जनता ने आम आदमी पार्टी को दरकिनार करके सातों की सातों सीट भाजपा को दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार दिल्ली की जनता बड़े ध्यानपूर्वक इस चुनाव को देखेगी और ध्यानपूर्वक इस चुनाव में मतदान करने जा रही है। जी, जो पहले, और जहां तक की तारीखें आई, जहां तक कि अभी चुनाव आयोग ने तारीखें बताई, तो इन चुनाव आयोग की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट 3-4 चीजें करी हैं। पहला, कि किसी भी प्रकार से आपकी जो ईवीएम है वो हैक नहीं हो सकती, वो पारदर्शिता के साथ वीवीपैट से उसको सुनिश्चित किया गया। दूसरा, जो भी परिणामों के बाद आरोप राजनीतिक दल लगाते हैं चुनाव आयोग पे, इस बार पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आज हम इसका जवाब दे सकते हैं, हमारी साइट्स पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। पर क्योंकि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग किसी भी बात का कोई जवाब देने का अधिकारी नहीं होता, इसलिए वो चुनाव के दौरान लगे हुए आरोपों को उस समय नहीं बताता। आज चुनाव की तारीखों से पहले भी उन्होंने स्पष्ट किया, और चुनाव के बाद अगर किसी को परिणामों पर किसी प्रकार का कोई संशय है, कोई प्रश्न चिन्ह है, तो वो जाके उनकी एक एक बूथ की डिटेल वेबसाइट से मिल सकती है। इस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपना मत स्पष्ट करा है। जी, जैसे कि हमेशा सवाल उठते आते कि ईवीएम की वजह से जो चुनाव में जो कांग्रेस हमेशा सवाल उठाती आती है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की है, बीजेपी ने की है, हमेशा डायरेक्ट टारगेट करती है। और इस बार का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखा जा रहा है, जैसे कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आम आदमी पार्टी। पहले तो खाली बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही देखा जाता था। बिल्कुल, अब की बार का जो चुनाव है वो त्रिकोणीय, मैंने आपको पहले ही कहा। और त्रिकोणीय, मेरे को ऐसा लगता है कि त्रिकोणीय बिल्कुल क्लियर त्रिकोणीय नहीं है। आज भी फाइट आम आदमी में है और बीजेपी में। कांग्रेस का तो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखना एक चुनौती है। अगर वो 70 सीटों में से 2, 4, 5, 7 सीटें लेके आती है, तो वो ये कह सकती है कि हां, अभी मैं दिल्ली की राजनीति में मेरा अस्तित्व है जी। परंतु कहीं ना कहीं अगर आप पिछले विधानसभा को देखोगे, तो कांग्रेस का ही वोट बैंक एक तरह से फ्लोट होके आम आदमी की तरफ गया था। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो वहीं आम आदमी की पार्टी की हालत खराब हो जाती है। वोट बैंक, जो फ्लोटिंग वोट बैंक है, वो कांग्रेस का था जो आम आदमी की तरफ गया। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज हर बार चुनाव में बढ़ा है, और अब की बार जो फर्स्ट टाइम वोटर है 2,80,000 के आसपास, वो वोटर हैं, वो भी बड़ा अपना निर्णायक कहीं ना कहीं साबित करेंगे कि उनकी मत, पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है या आम आदमी पार्टी को जाता है या कांग्रेस को जाता है। कौन उनको लुभा सकता है, ये भी देखने का इस समय रहेगा। जी, अब तो चुनाव के बाद ही, जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आएगा कि कौन जीता है दिल्ली के अंदर, तभी स्पष्ट हो पाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली में सीएम गणमान्यों को महाकुंभ का निमंत्रण भी देंगे। साथ ही अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी पार्टी आलाकमान से चर्चा हो सकती है। यूपी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सनातन धर्म से जुड़ी इस प्राचीन संस्कृति की भव्य तैयारियां चल रही है। महाकुंभ के जरिए योगी सरकार पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की आभा का एहसास कराएगी, जिसको लेकर पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। इस सीट की निगरानी खुद सीएम योगी कर रहे हैं। साथ ही आधा दर्जन मंत्री और संगठन पदाधिकारी भी सीट पर विजयी पताका फहराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी का आज का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा है और हो सकता है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, उपचुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल तरुणा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नॉर्थ ब्लॉक की बैठक में शामिल होने गए हैं और इसके साथ ही साथ संगठन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और कानून व्यवस्था को यहाँ चुस्त दुरुस्त रखना यह सरकार के लिए विशेष जो है उपलब्धि होगी। इसलिए यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए यहाँ की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के साथ ही अन्य राज्यों से कानून व्यवस्था को संपर्क साधते हुए यहाँ मजबूत बनाना और साथ ही साथ परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना, साथ ही तमाम जो खुफिया एजेंसियों के माध्यम से जो जानकारियां मिलती हैं उसको लेकर भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में तमाम बिंदु रखे जाएंगे। और साथ ही साथ अपेक्षा यह रहेगी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले महाकुंभ में किसी प्रकार की कोई भी आतंकी घटना ना हो और साथ ही साथ कोई अन्य तरीके की कोई भी गतिविधियां ना हो, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पूरी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकार दोनों परस्पर आपसी सहयोग से यहाँ उसको और ज्यादा मजबूत बना सकती है, उसको लेकर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ प्रयागराज की तैयारियों के विषय में बताएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के ऐतिहासिक काल को यहाँ पर बनाया है, क्योंकि दिव्य कुंभ महाकुंभ की तो बात हमेशा होती रही है, लेकिन इस बार डिजिटल महाकुंभ की बात हो रही है। कई प्रदेशों के साथ देश भर के लोग और साथ ही साथ विदेशी से भी श्रद्धालु आएंगे, साथ ही साथ विदेशी राजदूत भी रहेंगे, विदेशी नेता भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, अन्य जगह के जो लोग हैं वो भी इस महाकुंभ को देखने को आएंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो यहाँ संबंध होते हैं उसको किस प्रकार से यहाँ सुगमता पूर्वक यहाँ संचालित करना है और साथ ही साथ जो विदेशी मेहमान आएंगे उनका स्वागत किस प्रकार से होगा, इस ऐतिहासिक पल के वो कैसे साक्षी बनेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके स्वागत को लेकर और अन्य जो कहा जाए कि पारंपरिक गतिविधियां होती हैं शासन की तरफ से वो किस प्रकार से निभाई जाए, विषय पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ संगठनात्मक तौर पे देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना है, उस विषय में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर यह माना इस बार किसी ऐसे चेहरे को याद दी जा सकती है, खासकर अनुसूचित जाति का पर जो एक वोट प्रतिशत जनता पार्टी को मिला है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति का प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उप विधानसभा चुनाव होना, उसमें प्रत्याशी को लेकर अब तक माना जा रहा है करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ लोगों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उन नामों को लेकर चर्चा होगी, क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अयोध्या में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अयोध्या की विधानसभा मिल्कीपुर क्षेत्र में यहाँ भारतीय जनता पार्टी अब जीतना चाहती है, उसको लेकर रणनीति जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बताएंगे और मुख्यमंत्री
जो है प्रधानमंत्री को इस विषय में भी जानकारी देंगे। निश्चित तौर से देखो कि मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में सीटों पर उप विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान उन्होंने 15 दिन में 3 बार जो है अयोध्या का दौरा किया था। कई हजार की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है मिल्कीपुर क्षेत्र के लिए उन्होंने किया था और इसके साथ ही वृहद रोजगार मेला लगाकर रोजगार देने का काम किया था। तो ये सब रणनीति जो है किस प्रकार से धरातल पर उतारने जाने हैं उसको लेकर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनको बताकर आगे की रणनीति को यहाँ साझा किया जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाया जा रहा है या माना जा रहा है कि महाकुंभ प्रयागराज के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उस पर भी विचार विमर्श जो है संभव हो सकता है। हालांकि यह देखिए अभी खबरें जो निकल कर आ रही हैं लेकिन सरकार की तरफ से पुख्ता नहीं किया गया है, पार्टी संगठन की तरफ से पुख्ता नहीं किया गया है कि मंत्रिमंडल में विस्तार फरवरी या मार्च में संभव होगा, हो सकता है आगे भी ले जाया सकता है। तो इस विषय को लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। एक मुद्दा और महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों को लेकर जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मंत्रालयों को भेजे थे, केंद्रीय मंत्रालयों को भेजे थे, उस पर भी प्रगति रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ महाकुंभ प्रयागराज यहाँ पर होने जा रहा है तो उसको लेकर निमंत्रण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांट रहे हैं। इसके साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी लगातार कई राज्यों में जाकर निमंत्रण बांट रहे हैं। तो ऐसे में जो वीवीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, उनकी स्वागत को लेकर, उनकी सुरक्षा प्रशांत, जैसे कि देखा जा रहा है कि जो महाकुंभ है उसकी जो तैयारी काफी भव्य और दिव्य चल रही है और ये भी देखा जा रहा है कि महाकुंभ में किसी को न्योता देने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जब राम मंदिर बना था तब जो आप क्या बोलते हैं, जो अखिलेश यादव है वो अभी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर, क्योंकि न्योते की जरूरत नहीं होती, तो वो अभी कफा भी चल रहे हैं। बिल्कुल सरला, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जब राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था और इसके बाद ही जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लगातार निमंत्रण बांटे गए थे, भले ही जो है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बांटे गए हों, लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ प्रयागराज 2025 का यहाँ पर महाआयोजन करने जा रही है तो एक शिष्टाचार बतौर उत्तर प्रदेश सरकार सभी राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और जो विशिष्ट अतिथि हैं और तमाम उद्योगपति हैं और संत महात्मा हैं उनको निमंत्रण एक शिष्टाचार के रूप में भेजा जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है आतिथ्य के रूप में उन्हें यहाँ आमंत्रित कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सनातन संस्कृति का समागम देखने को मिलेगा, संस्कृति का जो पर्व देखने को यहाँ मिलेगा वो अद्भुत होगा, इसलिए सभी जगह निमंत्रण भेजे जा रहे हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल है। 1 साल रामलला की प्रतिष्ठा को पूरा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में यहाँ महाकुंभ का भी आयोजन है। इस दृष्टि से एक मुख्यमंत्री होने से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के वो मठाधीश हैं, महंत हैं, तो संत के रूप में वो इसको विस्तार रूप दे रहे हैं, इसीलिए आतिथ्य के रूप में वो अतिथियों को यहाँ पर बुला रहे हैं ताकि वो देखे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में दिव्य महाकुंभ, भव्य महाकुंभ और डिजिटल महाकुंभ का आयोजन यहाँ सरकार की तरफ से किया जा रहा है। श्रद्धालुओं का कितना ध्यान रखा जा रहा है, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चिकित्सा हो, सर्वजन सुविधाएं हो, वो किस तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं। विज्ञान का भी यहाँ समागम देखने को मिलेगा, किस तरीके से विज्ञान का प्रयोग करके यहाँ जो धर्म की आस्था को और मजबूत किया जा रहा है। तो ये तमाम जो तकनीकी है वो देखने को मिलेगा। जिस तरीके से धर्म और आस्था और विज्ञान को अलग अलग बांटा जाता है वो महाकुंभ प्रयागराज में एक साथ वहां डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे। दोनों परस्पर वहां सहयोग के रूप में भी जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि तमाम जो लोग होते हैं वो विज्ञान का तर्क अलग देते हैं, धर्म का तर्क अलग देते हैं, तो वह भी वहां महाकुंभ में देखने लगे धर्म और विज्ञान किस तरीके दोनों आ रहे हैं और क्यों लाभान्वित कर रहे हैं सभी लोगों को। जी प्रशांत, आगे भी आपसे इस बैठक को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन यादव कैबिनेट ने साल 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी करने के फॉर्मूले पर निर्णय लिया है। इसके चलते कैबिनेट ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने, सांची की ब्रांडिंग कर देश भर में पहचान दिलाने के लिए इसमें प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में 26 दिसंबर को खुशाबाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुए मंथन पर फोकस किया गया
गया। कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि अगले 5 साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराए। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यम, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई है, कौन कौन से अहम फैसले लिए गए हैं बैठक के अंदर? जैसा कि सुबह ही हमने बात की थी, आज मोहन कैबिनेट में बने किसानों से संबंधित, जो दूध डेयरी से प्रोडक्ट है उससे संबंधित और युवाओं से संबंधित कई निर्णय लिए जा सकते हैं। इस दौरान देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई और जो ब्रीफिंग है वो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। अभी हाल ही में देखिए जो दुग्ध उत्पादन है जिसमें 9% का योगदान मध्य प्रदेश देता है, उसको 20% तक ले जाना है और तीसरे स्थान पर उत्पादन में क्षेत्र में आगे चल रहा है। इसके साथ देखिए तो राष्ट्रीय जो उत्पादन है दुग्ध का, उससे भी ज्यादा मध्य प्रदेश का औसत है। 141 मध्य प्रदेश का है और 453 के करीब राष्ट्रीय उत्पादन। तो मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में अच्छा खासा स्थान रखता है। इसी के साथ साथ किसानों की दोगुनी आय करने का जो संकल्प ने लिया, मोहन सरकार ने लिया, उसको पूरा करने का प्रयास भी किया गया। पशुपालन डेयरी विकास बोर्ड को जो है डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट जोड़ा गया है। इसके साथ साथ ही दूध, जो साथी का दूध है उसको ब्रांडिंग की जाएगी, प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक की, और इसके लिए प्रोफेशनलों को भी जोड़। जी, बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही सांची की ब्रांडिंग देश भर में पहचान बनेगी, इसको लेकर भी चर्चा की गई। प्रोफेशनल लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही 16वें वित्त से भी सहायता मांगी गई है। वहीं रोजगार देने पर भी फोकस किया गया है कैबिनेट बैठक के अंदर। वहीं विजयवर्गीय ने कहा है कि बैठक में चर्चा हुई है कि केंद्र से 5 साल में कितना फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। वहीं सत्यम, ये भी देखा जा रहा है कि रोजगार को लेके भी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। बिल्कुल, देखिए तरुण रोजगार को लेकर के तमाम प्रयास बीजेपी सरकार या मोहन सरकार के तो कर रही है। उद्योगों को निवेश लाने की बात कही जा रही है, तमाम रीजनल इंडस्ट्रियल मीट कराई जा रही है। जर्मनी और इंग्लैंड सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे, जहां से रोजगार की बात कही जा रही है। अगर दुग्ध उत्पादन संघ बड़ा होता है और यहाँ पर जो युवा है उसको सपोर्ट दिया जाएगा, कॉर्पोरेशन बैंक के द्वारा सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो मिशन शुरुआत है, स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन की शुरुआत की जा रही है, 12 जनवरी है, वहां से इसकी शुरुआत की जाएगी। और कैबिनेट बैठक में ये भी कहा गया है कि किसानों के साथ साथ महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा विशेषकर फोकस किया जाएगा। मंत्रियों को उनके विभागों से कहा गया है आपको कितने बजट की जरूरत है, क्योंकि 16वां वित्त आयोग की बैठक होने वाली है और ऐसे में जो वहां के अधिकारी है वो मध्य प्रदेश या लोगों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो बैठक में किन विभागों की जितनी जरूरत पड़ेगी उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। युवा कल्याण की ज्यादातर बात की जा रही है, क्योंकि देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी ने ये भी कहा कि जो 27% युवा है वो पूरे देश में है और प्रधानमंत्री की मंशा है कि युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उनको सशक्त बनाया जाए। इसी के तहत जो 10वीं क्लास है और जो 12वीं क्लास की पढ़ाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए युवाओं का, ऐसा मिशन बनाया गया है। 2027 तक 10वीं को कंप्लीट करना है और 2030 तक 70% जो युवा है वो लगभग पूरे शिक्षित हो, 12वीं क्लास तक शिक्षित हो, ऐसा ध्येय रखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो कैबिनेट बैठक उसमें महत्वपूर्ण निर्णय युवाओं को लेकर संबंधित थी, किसानों से संबंधित थे और किसानों की आय के साधन जो है उड़ाने की संबंधित है, क्योंकि इस डेयरी विकास बोर्ड के जरिए इसको जो डेयरी विकास बोर्ड है उसके जरिए जो सांची का ब्रांड है उसके जरिए तमाम विकास की बातें की जा रही है, उसके जरिए युवाओं को रोजगार देने की जो बात कही जा रही है। क्योंकि अगर तमाम गांव में भी सहकारी समितियां खोलने की बात कही जा रही है दुग्ध डेयरी की, तो अगर दुग्ध डेयरी की समितियां खुलेंगी तो कहीं ना कहीं इससे विकास होगा। अभी देखिए गौवंश बढ़ाने की बात कही जा रही है जी। गौवंश अभी देखा जाए तो 180 लाख के करीब गौवंश मध्य प्रदेश में है। भैंसों की बात करें तो करीब वैसे 100 है और 240 गायों का अभी तक जो है टीकाकरण भी किया जा चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि गौवंश के जरिए और किसानों की आय बढ़ाने का जो लक्ष्य
उन्होंने दुगना करने का लक्ष्य रखा है, तो उसको बढ़ाया जाए। तो एक तो दुग्ध उत्पादन और दूसरा जो मछली पालन है उसे भी कहीं ना कहीं ये बढ़ाया जा सकता है। तो तमाम तरह के प्रयास की हम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। बैठक में युवाओं और जो किसानों को महत्व दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पीसीसी में बड़ी बैठक 10 जनवरी को होने जा रही है, जिसमें जितेंद्र भवर सिंह शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सांसद राहुल गांधी एक और यात्रा निकालेंगे। राहुल गांधी एमपी से इस यात्रा को शुरू करेंगे। अंबेडकर की जन्मभूमि महू से राहुल गांधी इस यात्रा की हुकार भरेंगे। कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा निकालेगी। यात्रा 26 फरवरी से बाबा साहेब की जन्मस्थली महू से शुरू होगी, जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। महू में विशाल जनसभा के बाद यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस संगठन राहुल गांधी की यात्रा को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। यात्रा के जरिए कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। इसको लेकर एक बैठक 10 जनवरी को होने जा रही है। हालांकि कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि अभी तक इस तरह का कोई प्लान नहीं आया है। जैसे ये प्लान आएगा उसे जारी किया जाएगा। अभी फिलहाल इस तरह की न तो कोई रणनीति है, न इस तरह का कोई विचार है। कोई विचार ही नहीं है। बैठक में तो जो भी राजनीतिक कमेटी की बैठक होती है उसमें अनेक औपचारिक और अनौपचारिक मुद्दे आते हैं जिन पर चर्चा होती है। तो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होती ही इसलिए है। देखिए, दल बदलुओं का जो अनुभव रहा है पिछले दिनों वो बहुत खराब रहा है। ऐसे लोगों ने हमारी सरकार गिराई, ऐसे लोगों ने बुरी तरह, हम ऐसे लोगों के कारण चुनाव हारे। फिलहाल उनकी वापसी का कोई प्लान, कोई योजना, कोई विचार पार्टी में नहीं है। भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्यों मऊ से ही जो यात्रा है वो शुरू की जा रही है, साथ ही इसमें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता भी शामिल होने वाले, खड़गे या प्रियंका गांधी? देखिए, बिल्कुल, एक तो मध्य प्रदेश में बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली है महू। दूसरी बात, जिस तरह से अमित शाह ने राज्यसभा पे बाबा साहब अंबेडकर पर टिप्पणी की थी और उसके कारण देश में बवाल हुआ, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनीतिक फायदा लेना चाहती है और इसलिए ये यात्रा महत्वपूर्ण है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक रही है और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर जय बापू और जय अंबेडकर और जय संविधान को लेकर पूरी यात्रा की रूपरेखा बनाई गई है और राहुल गांधी 26 जनवरी को इस यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि अभी पूरा रोड मैप तैयार नहीं हुआ है और इसको लेकर कल पॉलिटिकल अफेयर की ऑनलाइन बैठक भी आयोजित की गई थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी से जो बड़े दिग्गज थे उस बैठक में शामिल हुए थे और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि 10 जनवरी को भोपाल में एक बड़ी बैठक आयोजित होगी जिसमें पूरी व्यवस्था और रूपरेखा की रणनीति बनेगी। हालांकि अभी तक मीडिया विभाग की ओर से बयान जारी नहीं हुआ है और ना ही उन्होंने कंफर्मेशन दिया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि 10 जनवरी को बड़ी बैठक राजधानी भोपाल में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और लोकसभा में जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कड़ी हार का सामना करना पड़ा है, बहुत बुरी तरह परास्त हुए हैं, 29 की 29 सीटें बीजेपी जीत ले गई, उसको लेकर भी कहीं ये एक कयास है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को कांग्रेस वापस पाने की फिराक में है और इसीलिए मध्य प्रदेश से यह यात्रा शुरू करने की पूरी रणनीति तय की गई है और महू से जब 26 जनवरी को राहुल गांधी ये यात्रा शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार भरेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके और सरकार में वापस आ जाए और लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज हो। जी, देखना होगा कि जो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है, कितनी सफल रहती है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।